Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Zahib, and today the topic we are going to study is financial statement analysis oblique ratios. हम इस टॉपिक को फाइनेंशियल रेशियोज का नाम भी देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी नाम देते हैं। हम लोगों ने इस टॉपिक में जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि हमारी कौन कौन सी रेशियोज हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और उनकी बेस पर हम कुछ ना कुछ समहाउ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 5 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनमें एक इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, और लास्टली नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। लेकिन हमारा जितना भी एनालिसिस होता है वो हमारी मेजरली 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, जिसको हम नाम देते हैं नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट और नंबर 2 बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम भी है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बता रही होती है कि हमने ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है। और सेकंड हमारी जो बैलेंस शीट होती है ये हमें बता रही होती है कि हमारी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो आज हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो हमारा सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो होगी इनकम स्टेटमेंट, जिसका फॉर्मेट देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस एनालिसिस को इनकम स्टेटमेंट के टॉपिक से, इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके सामने है। मैंने इसे जरा सिंपल फॉर्म में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप इसको इजीली समझ भी सकें और उसके साथ इसका एक एनालिसिस भी कर सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल्स नजर आ रही होंगी। जब हम सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग फिगर आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम अपने एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम नाम देते हैं EBIT का। EBIT स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारी एक ऐसी अर्निंग जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की है। इसका मतलब यह हुआ कि EBIT में से हम लोग अगर अपना इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी। मतलब कि मैंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से जब इंटरेस्ट को माइनस किया तो मैं अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकता हूं, या दूसरा नाम अगर इसे मैं देना चाहूं तो मैं यहां पे इसे दूसरा नाम दे सकता हूं कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं। टैक्स को माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स की शेप में, या इसको दूसरा नाम है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टैक्स पे कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स का आता है या नेट प्रॉफिट का आता है। और आपको पता है कि जब हमारे पास कोई नेट प्रॉफिट आता है तो उसके बाद हम लोग या कंपनीज जो होती हैं वो अपना डिविडेंड पे कर रही होती हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो उसका जो ऑर्डर है वो ये है कि नेट प्रॉफिट में से हम लोगों ने पहले माइनस करना होता है प्रेफर्ड डिविडेंड, उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड। आपको ये आइडिया होगा कि प्रेफर्ड डिविडेंड उन लोगों को पे किया जा रहा होता है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने हमारे शेयर होल्डर की एक किस्म जिसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम देते हैं या प्रेफरेंस इक्विटी का नाम देते हैं, वो उसको परचेज करते हैं। तो उनको सबसे पहले दिया जा रहा होता है। इनका क्लेम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले होता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कौन सा होता है कि जिसके ऊपर तमाम किस्म की लायबिलिटीज एट द एंड फॉल कर रही होती हैं सॉरी। तो उसको जब हम पे करते हैं तो वो होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड, जिसको मैंने यहां पे नाम दिया हुआ है डिविडेंड ऑर्डिनरी। जब हम ये सारा कुछ माइनस कर लेते हैं तो हमारे नेट प्रॉफिट्स में से अगर हमने डिविडेंड प्रेफरेंस माइनस किया, डिविडेंड ऑर्डिनरी माइनस किया, तो उसके बाद जो बच गया वो हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग। एक ऐसी अर्निंग जिसको कंपनी अपने पास रिटेन रखती है और बाद में इसको यूटिलाइज करती है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, तो उसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग का। इनकम स्टेटमेंट से गो थ्रू होने के बाद अब मैं आपको इसमें से बताता हूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हैं या कौन कौन सी हम फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के साथ। मैं यहां पर आपको बताता हूं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कितनी तरह की हैं। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी रेशियोज जिनका ताल्लुक प्रॉफिटेबिलिटी के साथ है।
तो अगर हम यहां पर अपने इनकम स्टेटमेंट में देखें तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट हमारा इनकम स्टेटमेंट में आता है, बैलेंस शीट में हमारा जो रिटेन्ड अर्निंग का पोर्शन होता है वो जाके हिट कर रहा होता है हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी के हेड के अंदर। तो यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में नंबर 1 आपको नजर आ रही होगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नंबर 2 नजर आ रही होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नंबर 3 नजर आ रही होगी नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हम लोगों को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को मैं यहां पे डिनोमिनेट कर रहा हूं जीपी रेशियो के साथ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के साथ। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल किससे रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, तो तब हमारे पास रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। इसका आंसर हमारे पास एक परसेंटेज में आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको मैं ओपी डॉट पी रेशियो से डिनोमिनेट कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही है जैसे हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा होता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? सेल्स के साथ, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने का काबिल होते हैं या जनरेट कर पाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसका आंसर भी परसेंटेज में आ रहा होगा, बल्कि हमारे पास परसेंटेज में ही आता है। लास्ट जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो है अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑब्लिक नेट प्रॉफिट रेशियो। मतलब ये एक ऐसी रेशियो होती है जिसमें से हम अपने तमाम किस्म के एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं। हमने अपने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल का नाम देते हैं, उसके बाद हमारे एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक कंपनी बियर करती है अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उनको हम नाम दे रहे होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके अंदर एडमिन और सेलिंग शामिल हैं उनको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट माइनस किया तो हमारे पास आया अर्निंग बिफोर टैक्स आया, फिर हमने टैक्स माइनस किया तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब हम लोगों ने जो अर्न किया था उसके ऊपर जो हमारी लायबिलिटी बनती थी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की हमारी इनकम के ऊपर, हमने वो पे की। तो वो पे करने के बाद हमारे पास अब जो प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट है, मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी के साथ रिलेट करता है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं नेट प्रॉफिट का। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का सेम फॉर्मूला चलेगा, जैसे ये थर्ड रेशियो है हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो, इसको मैं डिनोमिनेट कर रहा हूं एनपी के साथ। तो इसका फॉर्मूला भी जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही है, लेकिन सिर्फ आपने ऊपर जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा डिवाइडेड बाय सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसी तरह यहां पर आपने करना है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इसका भी परसेंटेज में आएगा। ये तो तीन ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिक रेशियोज हैं जो हर इंसान को आती हैं, या हम लोग किसी भी प्रोफेशनल स्टडी के अंदर, इवन दो बीकॉम के अंदर भी जब इन्हें पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग ये तीन रेशियोज तो हमें वहां से याद होती हैं, और ये आप कह सकते हैं कि हमारी बचपन वाली रेशियोज हैं जो हमें याद रहती हैं। अब मैं आपको इससे आगे लेके चलूंगा इन तीन रेशियोज को क्लियर करने के बाद कि इन तीन रेशियोज का फॉर्मूला क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मैं आपको इससे आगे लेके चलता हूं। अब मैं यहां से आपको लेके चलूंगा जहां पर हमारा नेट प्रॉफिट आया, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड है, ऑर्डिनरी डिविडेंड है और रिटेन्ड अर्निंग है। इसको समटाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल का नाम भी दिया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स दूसरा ये होता है इसे इन्वेस्टर रेशियोज का भी नाम दिया जा रहा होता है। मुख्तलिफ बुक्स में इसका मुख्तलिफ नाम आया हुआ है। अब ये देखिए कि मेरे पास निकलेगी ईपीएस, मतलब अब हम लोगों ने अर्निंग निकालनी होती है ईपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि जब मैंने टैक्स पे कर दिया तो उसके बाद बाकी बची मेरी अर्निंग, मेरा प्रॉफिट बचा जो कि सिर्फ डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड है और मेरी कंपनी से रिलेटेड है।
उसमें से फिर मैं सिर्फ लोगों को डिविडेंड दे रहा होता हूं। मतलब जो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो मैं उन्हें प्रॉफिट में से कुछ उनका जो पार्ट होता है वो पे कर रहा होता हूं। ये कंपनी की पॉलिसी होती है जिसको आप फर्दर आगे जाकर BFD के अंदर या SFM के अंदर और F9 जो होती है ICC की बुक, उसके अंदर जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग डिविडेंड पे करते हैं। इसकी डिविडेंड पे करने की पॉलिसीज भी हैं और कि डिविडेंड पे करना है नहीं करना है, कितना पे करना है, ये सारी पॉलिसीज इसके ऊपर हैं। तो वो हम इंशाल्लाह फर्दर आगे जाके स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए क्या है कि हमारी अर्निंग आई। अब ये मेरी टोटल अर्निंग आ रही है मेरे टैक्सेस पे करने के बाद, और मेरी यहाँ से रेशियो जो डेवलप हो रही है या मैं जो डेवलप करने जा रहा हूँ वो ये है अर्निंग पर शेयर, कि मेरे एक शेयर के ऊपर मेरी कितनी अर्निंग हुई है फॉर अ पीरियड। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, जैसे ये खुद डिनोमिनेट कर रही है कि अर्निंग और हुई है पर शेयर, एक शेयर के ऊपर मेरी कितनी अर्निंग हुई है। तो जब मुझे EPS निकालना है तो मेरे पास इसके लिए सिंपल क्या होगा, मेरे पास टोटल अर्निंग्स होनी चाहिए फॉर अ पीरियड, और ये अर्निंग कौन सी है, ये वो वाली अर्निंग है जो आफ्टर टैक्स है, और मैं इनको डिवाइड करूंगा। अब पर शेयर है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप लोग एक स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जिसमें हम लोग अपने शेयर्स इशू करने, राइट इशू, बोनस इशू, उनके साथ डील कर रहे होते हैं। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो उसमें उस केस में अब टोटल की बजाय टोटल उन लोगों के लिए है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो माशाल्लाह मैनेजरियल लेवल क्रॉस कर चुके हैं या फाइनलिस्ट हैं अपने प्रोफेशनल स्टडीज में, तो उनके लिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा होता है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं या जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसको भी यूज कर सकते हैं। ये लाइन, ये जो दो अल्फाज हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, और ना ही आप लोगों से इस किस्म का कोई क्वेश्चन किया जाएगा एग्जाम के अंदर कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकें कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को आप फाइंड आउट करें, क्योंकि बेसिकली जो एग्जामिनर्स होते हैं प्रोफेशनल स्टडीज़ के, दे नो द कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट वेरी वेल। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं प्रोफेशनल स्टडीज में, उनके लिए क्या है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मुझे अर्निंग पर शेयर निकालनी है, एक शेयर पर मिलने वाली अर्निंग। ये कैसे निकलेगी, जब मेरे पास टोटल अर्निंग्स होंगी जो कि मुझे इनकम स्टेटमेंट में से मिलेंगी और वो आफ्टर टैक्स होंगी। और दूसरा, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास टोटल अर्निंग होगी तो मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ उसे डिवाइड करूंगा, तो फिर मेरे पास क्या निकलेगा, मेरी अर्निंग पर शेयर निकलेगी। होपफुली आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अर्निंग पर शेयर निकाली, वो हमारा ये वाला पार्ट था। मैं यहाँ पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड को आप कह सकते हैं कि नहीं छेड़ता। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, और उसकी नई रेशो हमारी जो बनती है वो होती है डिविडेंड पर शेयर। मतलब मैंने अर्निंग पर शेयर निकाली तो उसके अगेंस्ट उसमें से मैं डिविडेंड पर शेयर कितना दे रहा हूं। हम जो अर्न करते हैं, जो कंपनी अर्न करती है, तो कंपनी अपनी अर्निंग के बाद उसमें से कुछ पोर्शन जो है पॉसिबली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिविडेंड की जो पॉलिसीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि हमने कितना देना है और कितना नहीं देना। से फॉर एग्जांपल हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या रेशियोज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की अर्निंग थी 100,000, उसमें से वो क्या कर रहे हैं कि 40,000 वो डिविडेंड के तौर पे पे कर रहे हैं। तो मैं ये वैल्यूज तो नहीं लूंगा आपको रेशियो समझाते हुए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि मेरी टोटल अर्निंग कितनी थी 100,000 और उसमें से मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ 40,000। तो जब मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना है, तो जैसे हम लोगों ने अर्निंग पर शेयर निकाला कि मेरी अर्निंग पर शेयर कितनी है, तो इसी तरह डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर कितना है। तो अगेन फॉर्मूला वैसे ही होगा इसके लिए भी, मैं इसको आपकी आसानी के लिए अंडरस्टैंडेबल बना देता हूं। तो वो इसी तरह होगा कि पर शेयर है तो इसका मतलब है कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर लिए, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर नीचे फिट हो जाएगा उसके लिए। और ऊपर डिविडेंड है तो डिविडेंड पर शेयर निकालना है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो आपको दिया जा रहा होता है डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड की मैं बात कर रहा हूं, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहा। ऑर्डिनरी डिविडेंड जो आपको दिया जा रहा होता है वो भी टोटल में होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाई टोटल
ये जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, हम इसके ऊपर इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूलाज क्रैम करने की, रट्टा लगाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग क्या करें कि आप अपनी उस रेशो के मीनिंग को अंडरस्टैंड करें कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वो अर्निंग पर शेयर पूछना चाह रहा है तो मेरी अर्निंग कहां से मिल रही है, यहां से अर्निंग आफ्टर टैक्स से मिल रही है। पर शेयर है तो इसका मतलब है कि वो एक शेयर की मांग रहा है, तो मुझे टोटल अर्निंग्स को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो मेरे पास अर्निंग पर शेयर निकल आएगी। इसी तरह वो डिविडेंड पर शेयर मांग रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास टोटल डिविडेंड, यहां पर टोटल डिविडेंड जो 40 के हम लोगों ने अज्यूम किया था, मेरे पास वो टोटल डिविडेंड 40 के होगा तो उसको मैं डिवाइड करूंगा अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो मेरे पास डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला बन जाएगा। होपफुली आपको ये दो फार्मूलाज भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि फार्मूलाज को अगर आप लोगों ने वो रट्टा नहीं लगाना तो फार्मूला डेवलप कैसे करना है या फार्मूला किस तरह आप लोगों के सामने बन के आ रहा है, और मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, यह है रिटेन्ड अर्निंग। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रिटेन्ड अर्निंग को। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने अर्निंग में से जो डिविडेंड पे किया उसे माइनस किया, तो जो उसके बाद उसके पास बच गया वो उसने अपने पास रख लिया, तो उसको जो अर्निंग में से डिविडेंड पे करने के बाद जो बाकी बचता है उसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग का। अब रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला वो क्या हो सकता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अर्निंग में से जो बच गया उसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग का। और दूसरा मैं इसका आपको बताता चलूं कि एक और इसके दो फार्मूलाज होते हैं। पहला फार्मूला हम क्या बनाते हैं, 1 माइनस पे आउट रेशो। अब पे आउट रेशो क्या होती है? पे आउट रेशो होती है कि आपने कितना पे किया है। पे हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिविडेंड हम कहां से पे करते हैं, अपनी अर्निंग में से पे करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी पे आउट रेशो जो है इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद भी इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि पे आउट रेशो हम लोग अर्निंग में से डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो जो चीज पे कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड है। मैं इसको एज ए सिंगल शेयर या सिंगल डिविडेंड लेके चलूंगा। तो डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, ये हमने पे किया। कहां से पे किया? हमने अर्निंग पर शेयर में से पे किया, ठीक है। तो जब मुझे पे आउट रेशो निकल आई कि मैंने डिविडेंड पे किया है, अर्निंग में से पे किया है, और ये रेशो फॉर एग्जांपल मेरी निकलती है 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 100% की अर्निंग थी जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूं 40%, तो मतलब क्या हुआ कि 60% मेरी रिटेंशन रेशो है। रिटेन अर्निंग या रिटेंशन रेशो, तो वो मेरी हुई 60%। अब इस फॉर्मूले को हम यूं पढ़ेंगे कि 100% को हम इक्वल लेंगे 1 के, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 माइनस कितना पे किया हमने, 40% पे किया। अर्निंग में से डिविडेंड हमने 40% पे किया, तो इसका मतलब है मैं इसको 0.40 अगर ये करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 0.60। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसे मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं तो ये मेरे पास 60% बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला भी एक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि पे आउट रेशो क्या है, डिविडेंड कितना पे किया, हम डिविडेंड कहां से पे करते हैं, अर्निंग में से पे करते हैं, तो हमने उसकी रेशो निकाली, बल्कि बनाई, इसे आप कह सकते हैं कि डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। जब इसको हमने निकाला तो इसका रिजल्ट आया हमारे पास 40%। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी अर्निंग 100% थी जिसमें से 40% हमने पे किया, तो जो बाकी बचा रिमेनिंग, जिसको हम नाम देते हैं रिटेन्ड अर्निंग का, 60%, दैट इज आवर रिटेंशन रेशो। होपफुली आपको ये रेशो भी क्लियर हो गई होगी।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारी कुछ कवरेज रेशियोज की। अब कवरेज रेशियो क्या होती है? कवरेज रेशियो ये होती है कि हम लोगों में कितनी कैपेसिटी है, ये कंपनी में कितनी कैपेसिटी है कि वो एक चीज़ को कवर कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूडेड हो, मतलब कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, अब कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ लोग कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं उन्हें बताता चलूँ। मैं टी शेप की एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी एसेट साइड है, ये मेरी लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड है। तो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज और मेरा इक्विटी का पोर्शन ये वाला, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटीज आ जाती हैं जिसमें करंट और नॉन करंट को डिफाइन किया जा रहा होता है। तो ये जो मेरा नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, इसका जो पोर्शन होता है या इसकी जो परसेंटेज होती है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक है ये, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको जल्दी एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हम लोग आपको इंशाल्लाह कैपिटल स्ट्रक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और उस कैपिटल स्ट्रक्चर के आइडिया को यूज करते हुए इनकम स्टेटमेंट में हमारी कौन कौन सी रेशियोज हैं जिसको हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है या जिनको हम लोगों ने बनाना है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर हमारी कवरेज रेशियोज की। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, बल्कि मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को भी ऊपर से रिमूव करूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में से कोई लेक्चर देखें और आपको फील हो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ही ये सारा कुछ आ रहा होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट अगर अब हम देखते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, तो यहां पर एडमिन सेलिंग माइनस किया तो हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर आया जिसका दूसरा नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम इंटरेस्ट को माइनस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कवर कहां से हो रहा है, मतलब मेरी कंपनी इंटरेस्ट कहां से पे कर रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पे कर रही है, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहां से मेरा इंटरेस्ट पे किया जा रहा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा इंटरेस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ। और अगर मुझे इंटरेस्ट पे करना है तो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि मैं ईबीआईटी को, सबसे पहली चीज एक ईबीआईटी को नहीं भूलूंगा, और दूसरी चीज नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट का मैं इंटरेस्ट को नहीं भूलूंगा कि मैंने इंटरेस्ट पे करना है। अब इन वेरी सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। और इस रेशियो का जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास टाइम्स में। टाइम्स का मतलब क्या है कि मेरी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें कितनी कैपेसिटी है, मतलब वो कितने टाइम्स मेरा इंटरेस्ट कवर कर सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग थी यहां पर 200,000 और मेरा जो एनुअल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है जो मैं पे कर रहा होता हूं, या जो मेरी लाइबिलिटी जो मैं वो पे कर रहा हूं, वो है फॉर एग्जाम्पल 10,000 और 20,000। चलिए हम सिंपलिसिटी के लिए 20,000 कर लेते हैं, 10,000 दोनों वैसे सिंपल ही है, मुश्किल तो नहीं है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब 10,000 फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मेरी है 10,000 की। अब जब मैं देखता हूं कि मैं कितने टाइम्स कवर कर सकता हूं अपने इंटरेस्ट के, मेरी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से अगर मैं अपना इंटरेस्ट पे करने लगूं तो कितने टाइम्स, मतलब कितनी दफा मैं इसमें से अपना इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसे देखते हैं कि 200 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 0 के साथ कैंसिल होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 टाइम्स मेरी कंपनी की कैपेसिटी है कि मैं अपना इंटरेस्ट पे कर सकता हूं, इंटरेस्ट कवर कर सकता हूं, किससे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। और इसी तरह अगर आप इसको 20 कर लें तो वो हम क्या करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 2 को हमने इसके साथ कैंसिल किया तो ये 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 टाइम्स
मेरी कंपनी में कैपेसिटी है कि वो 10 टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है, कहाँ से? EBIT से। होपफुली आपको ये रेशो भी एक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई रेशो क्लियर नहीं है या किसी रेशो का आपको फील होता है कि आप उसका फॉर्मूला खुद से जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट, हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये रेशो भी क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे की जानिब। अब इसी रेशो से, जैसे यहां पर हमने लिखा था इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो इसके साथ एक और रेशो बनती है जिसको हम नाम देते हैं डिविडेंड कवर रेशो। मैं डिविडेंड को DIV से सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम इसको नाम देते हैं डिविडेंड कवर रेशो, या आप इसको कह सकते हैं डिविडेंड कवरेज रेशो। आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया कि हमारे इंटरेस्ट का ताल्लुक किससे है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से है। तो इसी तरह हम लोग डिविडेंड किस में से पे कर रहे होते हैं? हम लोग ये जो डिविडेंड हम लोग पे कर रहे होते हैं, ये हम बेसिकली पे करते हैं अपनी अर्निंग में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब डिविडेंड पे आउट रेशो मैंने पहले निकाल ली और अब मैं डिविडेंड कवरेज रेशो निकालना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे क्या चाहिए? एक तो डिविडेंड चाहिए, और डिविडेंड हम कहां से पे करते हैं? अर्निंग से पे करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? अर्निंग और डिविडेंड। अगर हम इसे सिंपल एक शेयर के लिहाज से देखें तो मुझे फिर क्या चाहिए? मुझे अर्निंग पर शेयर चाहिए और मुझे डिविडेंड पर शेयर चाहिए। तो फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा जैसे हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला था, सॉरी। तो फॉर्मूला सेम वैसे ही होगा। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इंटरेस्ट कवर करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था EBIT, जहां से इंटरेस्ट पे किया जाता है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। इसी तरह अब जब हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, डिविडेंड कवरेज रेशो के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो डिविडेंड कहां से पे किया जाता है? EPS, अर्निंग पर शेयर से पे किया जाता है, डिवाइडेड बाय DPS, डिविडेंड पर शेयर। तो ये रेशो भी आपके पास टाइम्स में ही इसका रिजल्ट आएगा, और सेम आइडियोलॉजी अप्लाई होगी जैसे EBIT पे हुई थी कि मेरे EBIT में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम्स मेरा इंटरेस्ट पे कर सके। इसी तरह मेरी अर्निंग पर शेयर में कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम्स मेरा डिविडेंड पर शेयर पे कर सके। उम्मीद करता हूं आपको ये रेशो भी अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब इसी के साथ जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, डिविडेंड कवरेज रेशोज की हम लोगों ने बात कर ली है, तो इसी के साथ आपको मैं कुछ बताता हूं कि कुछ हमारी रेशोज हैं, उसका ताल्लुक हमारी अर्निंग मतलब EPS के साथ, डिविडेंड DPS के साथ भी है, जिसको हम नाम दे रहे होते हैं अर्निंग यील्ड रेशो, अर्निंग यील्ड। इसी तरह डिविडेंड यील्ड। इसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि यील्ड का मतलब क्या है। मैंने अपने एक पहले लेक्चर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि यील्ड क्या होता है। यील्ड बेसिकली होता है द आउटपुट। आउटपुट कहां से? फ्रॉम द इनपुट। जो आप इनपुट करते हो उसके ऊपर जो आउटपुट मिल रहा होता है वो हमारा होता है यील्ड। अब मैं बात करूं अगर अर्निंग यील्ड की, तो इसका मतलब क्या है कि अर्निंग ये मेरा आउटपुट है, किससे? मेरी किसी इनपुट से निकल रहा है। अब मुझे यहां पर सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वो कौन सा इनपुट पॉइंट है या मेरा वो कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं इनपुट करता हूं और जिसके बाद मेरे पास अर्निंग आ रही होती है। तो यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि होता क्या है कि हम किसी भी कंपनी में जाके जब शेयर परचेज करते हैं, प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं। हम सेकेंडरी मार्केट में जाके जब भी कोई शेयर परचेज करते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जब कोई भी कंपनी पहली दफा जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मार्केट का। मतलब कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए और जनरल पब्लिक को हम दूसरी साइड पे क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टर का। और सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें
कंपनी से शेयर चले गए इन्वेस्टर के पास, जनरल पब्लिक के पास, ये प्राइमरी मार्केट तक था। अब प्राइमरी मार्केट के बाद एक इन्वेस्टर से, वो इन्वेस्टर जहां पर आ गया जी, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी मार्केट का। मतलब मैं आपको यहां पर समझा दूं कि जब कंपनी से शेयर्स गए फर्स्ट टाइम जब कंपनी से शेयर गए हमारी जनरल पब्लिक के पास, मतलब इन्वेस्टर के पास, तो इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मार्केट। और जब हमारे उसी इन्वेस्टर से किसी और इन्वेस्टर के पास शेयर्स ट्रांसफर होंगे, वो बाइंग एंड सेलिंग आपस में करेंगे, तो उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी मार्केट का। अब आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं हूं सेकेंडरी मार्केट में, मैं बीइंग ए जनरल इन्वेस्टर, मैं जाकर किसी और इन्वेस्टर से शेयर परचेज कर रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज में जाके जैसा होता है। मैं वहां पे जाके जब शेयर परचेज करने लगता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं शेयर परचेज करूंगा तो तभी भी उसके ऊपर मेरी अर्निंग आएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर ये सारा कुछ होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अर्निंग आएगी। तो वो जो अर्निंग आएगी दैट वुड बी माई आउटपुट, और उसके ऊपर मेरी इनपुट क्या थी, मैंने कंपनी का शेयर परचेज किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट से मेरी आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट मेरी आ रही है अर्निंग, जिसको मैं नाम देता हूं ईपीएस। और मेरी इनपुट क्या थी, मेरी इनपुट थी एमपीपीएस, या इसको एमपीएस भी कहा जाता है, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर पे मैंने एक शेयर परचेज किया और उसके ऊपर वो मेरी इनपुट थी, और उसके ऊपर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर क्या मिला, अर्निंग मिली। तो ये क्या है, मेरी आउटपुट है। इसको हम नाम देंगे इनपुट का, और आउटपुट क्या आ रही है मेरी, अर्निंग पर शेयर आ रही है। सो सेम थिंग गोज फॉर द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड में क्या होगा कि मुझे अर्निंग हुई, उसमें से मुझे डिविडेंड मिला, जो मेरी अर्निंग हुई उसमें से मुझे डिविडेंड मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इनपुट क्या थी, इनपुट मेरी अगेन मैं यहां पर एमपीएस लिख रहा हूं, मार्केट प्राइस पर शेयर, ये मेरी इनपुट थी, और इसके ऊपर मैंने अर्निंग की। अर्निंग में से, जैसे हमने यहां पे देखा, अर्निंग में से डिविडेंड पे किया जा रहा है, तो डिविडेंड यील्ड, आउटपुट मेरी क्या आ रही है, इनपुट के ऊपर, इनपुट मेरी होगी मार्केट प्राइस पर शेयर, और डिविडेंड यील्ड मतलब डीपीएस, मेरा डिविडेंड पर शेयर। तो ये दो रेशोस हैं। होपफुली आप इनके नाम से और इसके कॉन्सेप्ट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम रेशो को सिंप्लीफाइड वे में कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमें रेशो को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा वो क्रैमिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट रेशो के नाम को अंडरस्टैंड करें और उसके मीनिंग को देखें और अपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब आप उस रेशो के नाम को, उसके मीनिंग को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो यू वुड बी कैपेबल अनफ कि आप खुद से रेशो डेवलप कर सकें। और बिलीव मी, वो रेशो गलत नहीं होगी, वो आप रेशो सही डेवलप करेंगे। तो ये रेशोज थी जो आज हम लोगों ने कोशिश की कि हम अपने जो मेजर पोर्शन है उसको कवर कर सकें जिस हद तक हो सकता है। होपफुली इंशाल्लाह विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्दर रेशोज जो हैं वो भी आपको बताएं। और ये वो ऐसी रेशोज हैं जो आपके साथ डिस्कस की हैं, ये नॉर्मली यूज़ होती हैं। ये ऐसी रेशोज नहीं हैं कि जो स्पेसिफिक हों। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक और बात बताऊं तो आप एक और अपनी तरफ से अगर रेशो डेवलप करना चाहेंगे, कंपनीज जो होती हैं वो रेशोज डेवलप करती हैं। हम लोग जनरली जो बुक्स में पढ़ रहे होते हैं वो 20 से 25 रेशोज होंगी, लेकिन उससे ज्यादा भी रेशो हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूं। हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात की तो हमने यहाँ पे हिट किया ग्रॉस प्रॉफिट को, हमने हिट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, हमने हिट किया नेट प्रॉफिट को। तो हम बात करते हुए कहा जी कि ये चीज़ खत्म होगी। फिर हम लोग वो आगे कवरेज रेशोज पे आगे जिसका ताल्लुक ईबीआईटी और इंटरेस्ट से था। फिर हम वो डिविडेंड कवर रेशियो पे आए जिसका ताल्लुक अर्निंग और डिविडेंड से था। फिर हम नीचे नीचे बात करते रहे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी अगर आप चाहें तो आप रेशो बना सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस। जितना आप चीज़ों को तोड़ेंगे आप उतना अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे। जितना आप ब्रेक डाउन करेंगे आइटम्स को, किसी भी स्टेटमेंट की, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसको जितना ब्रेक डाउन करेंगे आप उतना अच्छा एनालिसिस कर सकेंगे और आप अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे।
अब एडमिन एक्सपेंसेस हैं, हम ये एक रेशो बना सकते हैं, हमारी एडमिन एक्सपेंसेस टू सेल रेशो। अब सिंपल है, इसका क्या होगा, एडमिन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई सेल्स। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में अगर सेल्स की मैं बात करने लगा हूँ, ये पॉइंट मिस हो गया, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। सेल्स अगर आपको क्वेश्चन में वो ग्रॉस सेल्स दे और सेकेंडली वो आपको नेट सेल्स दे, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग नेट सेल को यूज़ करेंगे, ग्रॉस सेल को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में इन दो वर्ड्स के साथ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स के साथ अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करता और जस्ट सेल्स की वैल्यू देता है, वैल्यू इन द सेंस कि मतलब जस्ट सेल का वो वर्ड देता है, तो आप जस्ट सेल्स को यहाँ पे अपनी जीपी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, उन सब के अंदर आप सेल को यूज़ करेंगे। होपफुली आपको इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड रेशोज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फर्दर किसी चीज़ की गाइडेंस चाहिए हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको जल्द रिप्लाई देंगे उसका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।